आज की हमारी चर्चा का आधार है रॉरी सदरलैंड की किताब एल्केमी, जो हमारे एक श्रोता ने भेजी है। उनका सवाल बहुत दिलचस्प है। वो लिखते हैं कि उनके बिजनेस में डेटा और लॉजिक पर लिए गए फैसले अक्सर काम नहीं करते। ये तो बहुत से लोगों की कहानी है आजकल। हाँ, तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और सदरलैंड की किताब इसी की पड़ताल करती है। हमारा मकसद है ये समझना कि इंसानी व्यवहार पूरी तरह से तर्क पर नहीं चलता। सही। आज हम उस चीज पर गौर करेंगे जिसे सदरलैंड साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब ये समझने की कला कि इंसान मशीनें नहीं हैं, बल्कि भावनाओं और सामाजिक संकेतों से चलने वाले प्राणी हैं। बिल्कुल, ये इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिसका स्वाद लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा। जो कोका कोला से कई गुना ज्यादा महंगी है और कैन भी बहुत छोटी सी। ये आइडिया तो कोई डाइजेस्ट कर देगा। किसी भी बिजनेस स्कूल में जाएं तो बाहर निकाल देंगे। और यही आइडिया था रेड बुल का। हाँ, जब इसे ऑस्ट्रिया में टेस्ट किया गया था तो लोगों ने कहा ये क्या है। एक ने तो यहां तक कहा था कि मैं ये गंदगी पैसे देने पर भी नहीं पीऊंगा। अरे बाप रे। मार्केट रिसर्च ने इसे पूरी तरह से फेल बता दिया था, लेकिन रेड बुल के फाउंडर ने रिसर्च को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने समझा कि लोग जो कहते हैं और जो असल में करते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है। तो क्या मार्केट रिसर्च बेकार है या हम उसे गलत तरीके से देख रहे हैं? दूसरा वाला, हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। क्या आपको इसका स्वाद पसंद आया? ये एक लॉजिकल सवाल है। पर रेड बुल का मकसद अच्छा स्वाद देना था ही नहीं। उसका मकसद था एक एहसास देना, एनर्जी, बगावत, रोमांच। अच्छा। उसका वो जो दवा जैसा स्वाद था और वो ऊंची कीमत, वही तो उसके सिग्नल थे। वो कह रहे थे देखो, ये कोई मीठी मजेदार ड्रिंक नहीं है, ये एक फंक्शनल प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट की कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई। बिल्कुल। उसने पे नहीं बेचा, उसने एक साइकोलॉजिकल टूल बेचा। ये तो तर्क के बिल्कुल उलट है। और किताब में एक और कमाल का उदाहरण है। एक वेबसाइट ने सिर्फ एक बटन का नाम बदला। हाँ। और उनकी सालाना कमाई में करीब 3 अरब रुपए का इजाफा हो गया। हाँ, ये क्लासिक केस स्टडी है। वेबसाइट के चेकआउट पर एक बटन था जिस पर लिखा था रजिस्टर। अच्छा, अकाउंट बनाने के लिए। हाँ, और रिसर्च में पता चला कि लोग इस बटन को देखते ही खरीदारी छोड़ देते थे। उन्हें वो झंझट नहीं चाहिए था। तो टीम ने क्या किया? उन्होंने बस उस बटन का नाम बदलकर कंटिन्यू कर दिया और नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दी, आप बाद में अकाउंट बना सकते हैं। सिर्फ इतना सा? बस इतना सा, और नतीजे हैरान करने वाले थे। इसे हम इंसानी व्यवहार का बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं। मतलब छोटे-छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। सही। रजिस्टर एक कमिटमेंट मांगता है, जबकि कंटिन्यू बस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ये एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक बदलाव था, पर नतीजा जबरदस्त था। इस बात से मुझे किताब की एक और कहानी याद आ रही है। एक आदमी कैरिबियन में छुट्टियां मना रहा था। हाँ। वहां उसने केले से बनी एक लोकल शराब पी और उसे वो जन्नत जैसी लगी। अच्छा। उसे लगा कि बस इसे अपने देश ले जाकर बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। उसने कई पेटियां खरीद भी ली। और अंदाजा लगा सकता हूँ क्या हुआ होगा। हाँ। जब वही शराब उसने घर आकर अपने दोस्तों को पिलाई तो सबको उसका स्वाद उल्टी जैसा लगा। हाँ। किसी को पसंद नहीं तो आई। ये तो मेरे साथ भी हुआ है। छुट्टियों पर कोई चीज बहुत अच्छी लगती है और घर आकर लगता है कि मैं क्या ले आई। बिल्कुल, वो माहौल और छुट्टी का एहसास ही असली इंग्रेडिएंट था। सही बात है। और यही सदरलैंड का दूसरा बड़ा सिद्धांत है, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उस कैरेबियन टापू पर वो शराब अमृत थी, लेकिन घर के लिविंग रूम के ठंडे माहौल में वही शराब जहर बन गई। मतलब इंसानी अनुभव हमेशा उसके माहौल पर निर्भर करता है। और जर्मनी के राजा फ्रेडरिक द ग्रेट ने तो इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके पूरे देश की खाने की आदत ही बदल दी थी। हाँ, वो आलू वाली कहानी इतिहास की सबसे शानदार साइकोलॉजिकल तरकीबों में से एक है। वो बताइए उसके बारे में। तो 18वीं सदी में फ्रेडरिक चाहते थे कि जर्मनी के किसान आलू उगाएं। आलू पौष्टिक थे, अकाल से बचा सकते थे। लेकिन किसानों ने मना कर दिया होगा। बिल्कुल, उन्हें आलू अजीब लगते थे। उनका तर्क था कि जिस चीज को कुत्ते तक नहीं खाते उसे इंसान क्यों खाएं। राजा ने बहुत जबरदस्ती की पर कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तर्क का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने अपने महल के बगीचे में एक शाही आलू का खेत बनवाया। शाही आलू का खेत? हाँ, और ऐलान कर दिया कि ये एक शाही सब्जी है जिसे सिर्फ राज परिवार ही खा सकता है। और खेत के चारों तरफ कड़े पहरे का नाटक किया। नाटक? हाँ, गार्ड्स को चुपके से कहा गया था कि पहरेदारी में थोड़ी ढील देना ताकि लोग चोरी कर सकें। कमाल है।
ये तो रिवर्स साइकोलॉजी हुई। और इसने जादू की तरह काम किया। आम लोगों ने सोचा कि भाई अगर राजा किसी चीज की इतनी सुरक्षा कर रहा है तो वो जरूर बहुत कीमती होगी। तो जो चीज पहले बेकार थी अब वो दुर्लभ और प्रतिष्ठित बन गई। लोग रात में आलू चुराकर अपने खेतों में उगाने लगे और देखते ही देखते पूरे जर्मनी में आलू की खेती होने लगी। वाह, मतलब राजा ने आलू नहीं बदला, बस लोगों के मन में उसकी धारणा बदल दी। बिल्कुल, यही तो एल्केमी है। ये धारणा बदलने वाली बात बहुत दिलचस्प है। जैसे टूथपेस्ट को ही ले लें, दुनिया भर में 95% टूथपेस्ट पुदीने वाले क्यों है? हाँ, क्या पुदीने का हमारे दांतों की सफाई से कोई तार्किक कनेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक बनाई हुई धारणा है। अच्छा। पुदीने का दांत साफ करने की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में पेप्सोडेंट के लिए एक विज्ञापन एजेंसी ने यह आइडिया बनाया। क्या आइडिया था? उन्होंने पुदीने की ताजगी और वो जो हल्की सी झंझनाहट होती है उसे सफाई के एहसास से जोड़ दिया। और अब हमारा दिमाग वैसे ही प्रोग्राम हो चुका है। हाँ, अब जब तक हमें वो मिंट वाला एहसास नहीं मिलता, हमें लगता ही नहीं कि दांत साफ हुए हैं। हम असल में सफाई नहीं बल्कि सफाई का सिग्नल खरीदते हैं। तो क्या हमारे दिमाग में भरोसे को परखने का भी कोई ऐसा ही तरीका है? क्या हम हमेशा इन महंगे सिग्नल्स पर भरोसा करते हैं? बहुत हद तक। सदरलैंड इसे कॉस्टली सिग्नलिंग कहते हैं, जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से आया है। जैसे? मोर का उदाहरण सबसे अच्छा है। मोर की वो जो भारी सुंदर पूंछ होती है, हाँ, तार्किक रूप से उसका कोई फायदा नहीं है। वो उसे शिकारियों से भागने में धीमा करती है। तो प्रकृति ने ऐसी बेकार चीज क्यों बनाई? मोरनी को आकर्षित करने के लिए? सही। वो पूंछ मोरनी को एक बहुत शक्तिशाली और महंगा इशारा देती है। मोर कह रहा है, देखो, मैं इतना सेहतमंद हूं कि इस बेकार बोझ के बावजूद जिंदा हूं। ये उसकी ताकत का एक ऐसा सबूत है जिसकी नकल नहीं की जा सकती। बिल्कुल, और यही सिद्धांत विज्ञापन की दुनिया में काम करता है। कैसे? जब कोई कंपनी एक विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करती है तो वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं दिखा रही, वो दर्शकों को एक कॉस्टली सिग्नल दे रही है कि हमें अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा है कि हम उस पर इतना बड़ा दाव लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। एक खराब प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी इतना बड़ा जोखिम कभी नहीं लेगी। इसलिए महंगा विज्ञापन भरोसे का एक शॉर्टकट बन जाता है। पर क्या ये आज भी उतना ही सच है? आजकल तो कई D2C ब्रांड्स हैं जो भारी विज्ञापन के बिना भी सफल हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिग्नल का रूप बदल सकता है लेकिन सिद्धांत वही रहता है। आज शायद कॉस्टली सिग्नल टीवी ऐड नहीं बल्कि हजारों पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यूज हैं या एक बहुत अच्छी वेबसाइट। ये सब बनाने में भी समय, मेहनत और पैसा लगता है। तो मुद्दा भरोसे के सबूत ढूंढना है। हाँ, इसीलिए तो लोग ब्रांड के पैसे देते हैं। एक सैमसंग का टीवी शायद 20,000 रुपए महंगा हो, पर उस कीमत में धोखा न खाने का भरोसा भी शामिल होता है। हम अक्सर सबसे अच्छी चीज नहीं, सबसे कम जोखिम वाला विकल्प चुनते हैं। ये स्प्रेडशीट में न नापी जा सकने वाली वैल्यू वाली बात बहुत जरूरी है। मुझे अमेरिकी वायुसेना की वो कहानी याद आ रही है जहां वो दशकों तक औसत के डेटा पर भरोसा करते रहे। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे तर्क हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। 1950 तक हवाई जहाजों के कॉकपिट औसत पायलट के नाप के हिसाब से डिजाइन होते थे। लॉजिक तो यही कहता है कि औसत के लिए डिजाइन करो तो ज्यादातर लोगों के लिए फिट होगा। हाँ, पर हादसों की संख्या बढ़ रही थी। फिर एक रिसर्चर लेफ्टिनेंट गिलबर्ट डेनियल्स ने उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4000 से ज्यादा पायलटों के शरीर के 10 नाप लिए, हाथ की लंबाई, टांगों की लंबाई वगैरह। और फिर उन्होंने देखा कि इन 4000 में से कितने पायलट सभी 10 नापों में औसत की रेंज में आते हैं। कुछ 100 तो होंगे ही। एक भी नहीं, 0। क्या आप बात कर रहे हैं? एक भी नहीं? एक भी नहीं। पता चला कि कोई भी पायलट हर पैमाने पर औसत नहीं था। औसत के लिए डिजाइन करने का मतलब था असल में किसी के लिए भी सही डिजाइन ना करना। तो समाधान था एडजस्टेबल सीटें बनाना। बिल्कुल, और आज भी कंपनियां यही गलती करती हैं। वो औसत ग्राहक के लिए नीतियां बनाती हैं और असली इंसानों को भूल जाती हैं। जैसे किसी होटल से डोरमैन को हटाकर ऑटोमेटिक दरवाजा लगाना। सही। स्प्रेडशीट पर तो पैसे बचते हुए दिखेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि आपने क्या खो दिया। बिल्कुल। डोरमैन सिर्फ दरवाजा नहीं खोलता, वो सुरक्षा का एहसास देता है, मेहमानों को सम्मान देता है, वो होटल की शान का प्रतीक है। उसे हटाने से वो वैल्यू खत्म हो जाती है जिसे स्प्रेडशीट में नापा नहीं जा सकता। ये कम करने वाली बात मुझे सोनी वॉकमैन की याद दिलाती है। वहां भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, वो लेस इज मोर यानी कम ही ज्यादा है का क्लासिक उदाहरण है। जब इंजीनियरों ने वॉकमैन का प्रोटोटाइप बनाया तो उसमें एक रिकॉर्डिंग का बटन भी जोड़ दिया। उनका लॉजिक था कि ज्यादा फीचर मतलब ज्यादा वैल्यू। हाँ, लेकिन
सूनी के संस्थापक आकियो मोरिटा ने उसे देखते ही हटवा दिया। क्यों? एक और फीचर से क्या नुकसान था भला? मोरिटा समझ गए थे कि रिकॉर्डिंग बटन लोगों को कंफ्यूज कर देगा। ये वॉकमैन के मुख्य उद्देश्य को धुंधला कर देगा। उसका मकसद था सिर्फ संगीत सुनना। बिल्कुल। उसे हटाने से वॉकमैन का मकसद एकदम साफ हो गया। ये मशीन सिर्फ और सिर्फ चलते फिरते संगीत सुनने के लिए है। और इसी सादगी ने उसे क्रांतिकारी बना दिया। सही। गूगल का होम पेज, ट्विटर की 140 कैरेक्टर की लिमिट, मैकडॉनल्ड्स का शुरुआती मेन्यू, ये सब इसी सिद्धांत पर सफल हुए। उन्होंने विकल्प कम करके फैसला लेना आसान बना दिया। ये तर्क के खिलाफ है, जो हमेशा कहता है कि ज्यादा मतलब बेहतर। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि तर्क हमें एक सुरक्षित भीड़ वाली सड़क पर ले जाता है, जहां बाकी सब भी जा रहे हैं। लेकिन असली सफलता, असली जादू उन बेतुके और तर्कहीन रास्तों पर है जिन्हें आजमाने की हिम्मत कोई नहीं करता। एकदम सही। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये जीवन को देखने का एक नजरिया है। सदरलैंड अपना उदाहरण देते हैं कि उन्होंने लंदन में एक फ्लैट खरीदा जो 5वीं मंजिल पर है और उसमें लिफ्ट नहीं है। ज्यादातर लोग तो इसे एक बड़ी कमी मानेंगे। हाँ, पर उन्होंने इस कमी को मुफ्त का रोजाना जिम मानकर खरीद लिया। ये सिर्फ फ्रेमिंग बदलने की बात है। जो एक संदर्भ में बोझ है वो दूसरे में वरदान हो सकता है। तो हमारे उस श्रोता के लिए जिन्होंने ये सवाल पूछा था, जवाब शायद यही है कि डेटा और तर्क के साथ साथ इंसानी मनोविज्ञान की इन अजीब गहराइयों को भी समझना होगा। हाँ, डेटा बताता है कि लोग क्या कर रहे हैं, पर मनोविज्ञान ये समझने में मदद करता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अक्सर क्यों का जवाब बेतुका होता है। और असली मौके वहीं छिपे होते हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने के लिए सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई आइडिया तर्क के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगे तो एक पल के लिए रुककर सोचें, क्या इसका कोई उल्टा, कोई अजीब रास्ता भी हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि उस अजीब सोच के लोहे में ही असली सोना छिपा हो।